सीधे आपको ले चलते लखनऊ, जहां पर मंथन में अखिलेश यादव शामिल हो चुके हैं। हाँ जी, अच्छा ठीक है। अखिलेश जी एक बार 1 2 3 4। तो यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंथन में शिरकत कर रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का मसला हो या पिता पुत्र और चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई हो। हर सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं और आज न्यूज़ 24 के इस खास कार्यक्रम मंथन के मन से अखिलेश यादव उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। यूपी के सियासी महाभारत के बीच सुबह से ही न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम मंथन में तमाम पार्टियों के राजनेता जुड़े, जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। और अब बारी है यूपी के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अब देखना है कि वो सवालों के क्या जवाब देते हैं। 2 मिनट अपनी बात पूरी तरह से रखेंगे, फिर हमारा सवाल जवाब का सेशन। हाँ जी, रेडी? हाँ जी, नहीं बोल रहा। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन में के इस खास प्रोग्राम मंथन में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कहें 3-4 महीनों से अखिलेश जी आप बहुत खबरों में बने हुए हैं। इसलिए इन खबरों के बाद, अपनी जीत के बाद पहली बार किसी खबरिया चैनल पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप अपनी बात कुछ रखें जनता के सामने, ऑडियंस के सामने और देश के सारे व्यूअर्स के सामने। सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सौभाग्य है कि जिस समय चुनाव शुरू हो गया है और सभी दलों ने लगभग अपनी टिकट भी तय कर दी है। ये अलग बात है कि कुछ दल अपने मुख्यमंत्री नहीं तय कर पाए हैं, अभी टिकट में उलझे हुए हैं। और उस समय इस मंथन कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका मिला है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र अपना जनता के बीच में रखा है और इसके साथ साथ ये भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जो समाजवादी लोगों ने अपना घोषणा पत्र रखा था और लगातार काम करने के बाद हम कह सकते हैं कि 90% नहीं बल्कि लगभग पूरा का पूरा घोषणा पत्र हम लोगों ने लागू किया और जमीन पर उतारा है। ये भरोसा लोगों के बीच में है। और जो बात समाजवादियों ने हमेशा कही कि समाजवादियों की कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रहा, कम से कम उस पर समाजवादी खरी उतरी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिस क्षेत्र में काम ना हुआ हो और नए रूप में, नए तरीके से काम ना हुआ हो। जो जिम्मेदारी सरकार की थी उसमें मैं कह सकता हूं कि प्राथमिकता पे किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए तो सड़क, आपके बिजली, आपका पानी का इंतजाम, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य में मैं कह सकता हूं कि बदलाव दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं दूसरी जिम्मेदारी ये है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल सेक्टर में बदलाव दिखाई दे। समाजवादी लोगों ने सोशल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का प्रयास किया, कोशिश की है और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। जो कोशिशें हुई 5 साल में, मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। ऐसे तमाम फैसले लिए गए और जमीन पर उतरे जो दूसरे प्रदेशों में नहीं हो सकता था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरे देश में किसी सरकार ने इतने कम समय में नहीं बनाया होगा जितने कम समय में समाजवादी सरकार ने एक्सप्रेसवे बना दिया। 302 किलोमीटर का
आज लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा खोल करके आम जनता उस पर चल रही है। ये लखनऊ जहां मेट्रो बनी है, ये कम समय में बनी है, पूरे देश में एक उदाहरण दिया है उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार ने कि इतने कम समय में भी मेट्रो बनाई जा सकती है। इसी तरह बिजली में बड़े पैमाने पर सुधार आया है। एक समय था जब ट्रांसफार्मर फूक जाते थे, सब स्टेशन पर्याप्त नहीं थे, ट्रांसमिशन लाइन पर्याप्त नहीं थी, जनरेशन जितनी थी, डिमांड ज्यादा थी। कम से कम उन तमाम चीजों को पूरा किया है, जनरेशन में बढ़ाने का काम किया है। जो हमारी डिमांड थी उसको चाहे खरीद कर करके केस वन बिल्डिंग, अगर किसी ने सबसे ज्यादा 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली खरीदी तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने खरीदी। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे शहरों में बिजली दे रहे हैं और गांव में 16, 18 और आने वाले समय में शहरों में भी 24 घंटे बिजली होगी और गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध समाजवादी कराएंगे। वहीं समाजवादी पेंशन, क्योंकि बड़े पैमाने पर 55 लाख महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। 17 लाख के लगभग नौजवानों को लैपटॉप दे दिया। आने वाले समय में जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ा जाएगा। जहां लैपटॉप बांट करके न केवल देश, दुनिया में उदाहरण दिया है कि डिजिटल अगर किसी तरीके से गैप खत्म हो सकता है, डिजिटल डिवाइड की बहस को अगर कोई खत्म कर सकता है तो समाजवादी लोग लैपटॉप बांटे थे। आने वाले समय में स्मार्टफोन देने जा रही है समाजवादी सरकार और मुझे खुशी है इस बात की। मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। हालांकि हमारे विरोधी पार्टी के लोग तो ये भी कह देते हैं कि समाजवादी लोगों ने शायद स्मार्टफोन इसलिए दिए हैं कि वो वोट चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि समाजवादी सरकार पे कम से कम लोगों को भरोसा तो है कि जो बात कहेंगे वो जमीन पर उतारेंगे। अगर लैपटॉप की बात कही तो उतारा है, स्मार्टफोन दिया है तो स्मार्टफोन मिलेगा भी। और हम तो कहते हैं कि स्मार्टफोन रजिस्ट्रेशन वाले लोग और समाजवादी पेंशन पाने वाले लोग केवल अगर वो वोट कर देंगे समाजवादी के पक्ष में तो पूरे का पूरा बहुमत समाजवादियों का होगा। और जो अलायंस हुआ है उसमें तो 300 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, चलिए दोनों मिलकर के। चलिए तो इसी से शुरुआत करते हैं। अखिलेश जी ये बताइए कि अभी कुछ दिनों से जो आपका जो कद बना है, जो आपकी पूरी सियासत जिसे कहते हैं सामने निखर के आई है, तो उससे ये तो जरूर लग रहा है कि आपने पार्टी जीत ली। तो अब आपकी जो नजर है यूपी के ऊपर है, तो आप यूपी कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप यूपी जीत लेंगे? क्योंकि ये जो है ना आपके लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा। लोकतंत्र में मैं समझता हूं असली जनता जिताती है। मुझे भरोसा जनता पर है कि एक बार फिर मुझे मौका देंगे उत्तर प्रदेश में काम करने का, जिससे तमाम काम जो अधूरे पड़े हैं वो पूरे हो जाएं और नए कामों को भी शुरुआत कर सकें। क्योंकि जो संगठन की बात है और चीजों की बात है, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। समाजवादी लोग आने वाले समय में, क्योंकि टिकट भी बढ़ गई अब तो, और उन लोग औरों के यहाँ तो सर फोड़ रहे जा रहे हैं, पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ हो रही है। कम से कम हम लोग अपने लोगों को मना तो ले रहे हैं, वो झगड़ा नहीं है हमारे यहाँ। अगर किसी के यहाँ टिकट में इतना झगड़ा है, अगर किसी के यहाँ टिकट में इतना झगड़ा है, अरे बीजेपी के लोगों के यहाँ देखिए कितना झगड़ा है, वहां पर सर फूटे जा रहे हैं, न्यूज नहीं आ रही है, वहां पुतले जलाए जा रहे हैं, न्यूज नहीं आ रही। लेकिन ड्रामे तो आपके यहाँ भी खूब हुए हैं, ड्रामे तो हुए ना। कितना ड्रामा सितंबर से जो शुरुआत हुई ड्रामों की। देखिए पहले आपकी पार्टी के अंदर, फिर उसके बाद गठबंधन में, तो ये आप दोनों चीजों को देख लीजिए, जो दो इम्पोर्टेंट चीज हैं उसमें बहुत ड्रामे हुए आपके। देखिए उन बातों में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जितने हमारे विरोधी दल के लोग हैं वो मुद्दों पे बहस नहीं करना चाहते, वो अपने दूसरे झगड़ों पे बात करना चाहते। हम तो कहते मुद्दे पे बात करो। अगर हम एक शहर में या 4 शहरों में मेट्रो ला रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ में शुरू कर दिया, कानपुर में ला रहे हैं, मेरठ में, आगरा में और आने वाले समय में इलाहाबाद में, मैं पूछता हूँ आप किस जिले में लाएंगे? बनारस में भी समाजवादी लोगों ने शुरू कर दी। देखिए आप किस जिले में आप लाएंगे? इतने सुघड़ राजनीति है कि आपने बात को धीरे से आप अपने मुद्दे पर ला रहे हैं, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरा सवाल आपसे सीधे सीधे यही है, आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टी में ड्रामा नहीं हुआ? आपकी पार्टी में हर लेवल पे ड्रामा हुआ। वो जो ड्रामा चला था वो अच्छा खासा ड्रामा, जिसे कहते हैं स्क्रीन प्ले, इस तरीके से लिखा जा रहा था कि मतलब बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्में जो हैं, हॉलीवुड की फिल्में, उससे लेसन ले ले। अभी फिल्म तो नहीं बनेगी
लेकिन 500-200 साल बाद तो बनेगी फिल्म, हो सकता बने। मैं ये कह सकता हूं कि जो कुछ भी रहा हो घर में, परिवार में, पार्टी में, कम से कम हम लोगों ने संभाल लिया। और संभालने के बाद ये कह सकते हैं लोगों के बीच में, या समाजवादी लोग जानते होंगे, या जो लोग बहुत अच्छी तरह अखबार पढ़ते होंगे, जो समझदार लोग हैं, सब जानते होंगे जो कुछ होना था हो गया। अब उस पर बहस करने से कोई लाभ नहीं। अब पीछे मुड़ के क्यों देखना, क्योंकि लड़ाई आगे है। 30-35-40 दिन की बात है। अगर कोई पीछे मुड़ने के लिए कहे तो मैं शायद नहीं मुड़ूंगा। अब आगे कदम बढ़ गए हैं तो अब रफ्तार कैसे बढ़े आगे, और इसीलिए मैंने कहा कि वो देश, वो मुल्क आगे बढ़ता है जिसकी रफ्तार तेज होती है। जितनी रफ्तार आप बढ़ा दोगे उतना ही रफ्तार से विकास होगा। इसलिए चुनाव में रफ्तार से हम लोगों को जाने दो। परिवार में तो आपने रफ्तार से परिवार की जो प्रॉब्लम्स थी उसको साइड कर दी, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि गठबंधन की बात हम करते हैं, वहां पे भी उसी तरीके का ड्रामा हुआ। 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। कभी लग रहा है 136 सीट की बात थी, फिर कभी 126 पे आई, फिर 108 पर आई, अल्टीमेटली 105 पे। तो ये इतने पेच क्यों गठबंधन में? जब एक बार डिसाइड हो ही गया था कि गठबंधन होना है तो फिर वो हो जाता बहुत जल्दी। मैं तो ये कह सकता हूं कि हमारे समाजवादियों ने बड़ा अच्छा नारा लगाया है कि नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक। इसलिए मेरे मन में कहीं कंफ्यूजन नहीं था और कोई गलती नहीं की। इसलिए कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ, ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग चाहते थे इस अलायंस को, और इसलिए हो कि सांप्रदायिक ताकतों को कैसे रोका जाए। अगर 2 दल एक साथ आ गए और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में कामयाब होंगे, और मैं समझता हूं जिस समय अलायंस हुआ है और समाजवादियों को साइकिल मिली है, हम 300 से आगे के आंकड़े पे बात कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, जो हमें बताते थे 300 आंकड़े, जो अखबारों में, टीवी पर और परिवर्तन यात्रा में बताते थे, वो जिस समय लाइन लगी है बैंकों के किनारे या एटीएम के किनारे, 300 का आंकड़ा खत्म हो गया। जो 300 का आंकड़ा बताते थे उनसे पूछिए, जो लाइन में लगे थे लोग, वो कब लाइन में लगेंगे? इस बार अगर लाइन में लगेंगे तो साइकिल दबेगी और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी दबेगा। ये बताइए, मुझे ये एक बात बताइए और खाटी बात बताइए, क्योंकि गठबंधन किसके कारण हुआ? प्रियंका गांधी के कारण या राहुल गांधी के कारण? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से तो क्लियर था कि डिसीजन आपको लेना है। वहां पे जो कंफ्यूजन चल रहा था, फिर आपसे अल्टीमेटली किसने बात की? कुछ तो खबरिया चैनल है, कुछ खबर तो दीजिए। नहीं, यही तो कमाल है कि खबर किसी के पास नहीं है। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, जिसने जो खबर बना रहा था उसी से तो खबर पूछ रहे हैं। अब उसमें क्योंकि ये खबर ना आए तो ही अच्छा है, और ये जानकारी क्यों हो, मैं ये कह सकता हूं कि 2 दल के सीनियर लीडर्स में अगर ये आम राय बनी है कि सांप्रदायिक ताकत को रोका जाए, 2 दल आ जाएं साथ, तो मैं समझता हूं ये प्रदेश हित में और देश हित में बड़ा फैसला है। अच्छा, हमें तो ये खबर है कि आप प्रियंका गांधी के एसएमएस का जवाब नहीं दे रहे थे। ये बात मैं नहीं कह सकता कि मेरे इस बात में भी कोई दम नहीं लगती मुझे। आप तो टोटल डिनाई कर रहे हैं। ये मेरी कोई जानकारी में नहीं है इन बातों में। जानकारी में नहीं है तो क्या आपने अपना फोन बगल में रख दिया था? मैं आज भी फोन लेके नहीं चल रहा हूँ जब मैं आपके साथ बैठा हूँ। अच्छा, ये बताइए, मैं फोन लेके नहीं चल रहा हूँ। प्रियंका गांधी की भूमिका है कि नहीं, ये बता दीजिए। चलिए, इसका मतलब ये देखिए, जो जिसकी भूमिका है वो राजनीतिक विषय नहीं है। अगर किसी की भूमिका रही है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी भूमिका रही है कि 2 दलों को पास लाने का काम किया। इसके लिए बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि विकास वाली सरकार आए उत्तर प्रदेश में। तो क्या एक इसी से रिलेटेड है कि क्या अगर ये जो दाव फंसा था, जो ये पेच फंसा हुआ था गठबंधन का, तो क्या उसमें अमेठी और रायबरेली की सीट के कारण था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दाव पेच कहीं नहीं फंसा था, क्योंकि 99 नंबर मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने 99 तक रोक दी बात, और 9 नंबर पसंद था इसलिए मैंने 9 पे रोक दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि 105 अगर 105 पे बात बन गई तो 6 और 6 का उल्टा करोगे फिर 9 हो गया, तो बात तो हमारी ही बन गई। मतलब आप 2 डिजिट पर अड़े रहे और वो 3 डिजिट मांग रही थी, तो यहीं पर बात फंसी थी क्या? आप 99 पर थे, वो 105 पे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मैजिक नंबर 9 पे बात रोकना चाहता था,
तो 105 पे भी अगर हम उल्टा कर दें 6 को तब भी 9 ही हो रहा है। अच्छा ये किसको भरोसा करना पड़ेगा। अरे बीजेपी के लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ हवन करते हैं। अरे कुछ नंबर भी तो हम हिसाब किताब में रखें कुछ। अच्छा ये बताइए कि मुलायम सिंह जी गठबंधन के खिलाफ रहे और आपने आगे चढ़ के गठबंधन किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की राजनीति जो थी, जो उन्होंने मुलायम सिंह जी ने अपनी जो सियासत की पूरी बिसात बिछाई, वो कांग्रेस की बिसात को खींच के उन्होंने बनाया। उनको लग रहा था कि अल्टीमेटली ये जो गठबंधन होगा इससे लॉन्ग टर्म में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, हालांकि जो सिद्धांत नेताजी का है वो सिद्धांत मेरा भी है, जो सिद्धांत समाजवादियों का वही मेरा भी सिद्धांत है। समाजवादियों ने, लोहिया जी ने इस बात को कहा कि जब कभी कांग्रेस कमजोर होगी तो सबसे करीब समाजवादी लोग होंगे। शायद वो सिद्धांत से मैं नहीं हटा हूं। और क्या घाटा क्या फायदा, अगर राजनीति में यही हिसाब किताब लगाते रहेंगे तो समाज का भला कब होगा। इसलिए कम से कम हमारा फायदा हो नुकसान हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। तो आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। ये बात समझा नहीं मैं। नहीं, अब बिल्कुल सही, राजनीति में आप कांग्रेस के बड़े भाई बन गए हैं। नहीं, दो भाई हैं, अगर दो दल हैं और दो दल अगर एक विचार पर कहीं सहमति बना लें, और इसलिए सहमति बना लें कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। मान लीजिए ये 500 रुपए 1000 रुपए बंद हो गए, लोगों को बता दिया कि शायद इससे भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो जाएगा। मैंने उस समय भी कहा था, आप ऑन रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, मैंने कहा अगर आपने ये बंद किया है 500,000 लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खासकर गांव किसान मजदूरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया। सबसे ज्यादा परेशान किसान मजदूर हुआ। आंकड़े जो बताते हैं करोड़ों मजदूरों को अपनी नौकरी छोड़ के आना पड़ा। फिर मैंने दूसरी बात कहा कि ये हमारा पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। जिस समय हम आपका लेन देन काला सफेद पे रोक देंगे तो शायद भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा, काला धन भी रुक जाएगा। ठीक, ये जो गठबंधन आपने किया है, ये गठबंधन जो है क्या आगे काफी दिन तक चलेगा? 2019 तक ये इंटैक्ट रहेगा? क्या सोच रहे हैं आप कि ये जो शुरुआत आपने जो बीज बोया है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का, तो क्या ये काफी दिन तक चलेगा? इनफैक्ट बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं कि आप लोग मोदी से डर गए, आप मोदी से डर के आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। शायद समाजवादी लोग किसी से नहीं डरते, अपने सिद्धांत पे रुक के चलते हैं। अपने सिद्धांत पे, हम अपने सिद्धांत पर हैं और ये डरने की बात नहीं है, ये लोगों को बताना पड़ेगा। मैं ये बात कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, अब मैं पूछना चाहता हूं, चौथा बजट आने वाला है, शायद समाजवादी और कांग्रेस के अलायंस के बाद, डरने के बाद शायद कुछ जनता के लिए अच्छे फैसले लें, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा डर होगा। अब जब बजट आएगा तो शायद ऐसा बजट आएगा कि हमारे घोषणा पत्र के आसपास कहीं घूम रहा होगा, क्योंकि घोषणा पत्र में हमने इतनी बातें अच्छी लिख दी, शायद उन्हें उससे भी नकल करनी पड़ेगी कुछ। तो इसलिए जहां तक समाजवादियों का सवाल है, समाजवादी अपने सिद्धांत पर हैं और जिस सरकार ने कोई उत्तर प्रदेश को दिया ना हो, काम ना किया हो, बताइए 70 से ज्यादा एमपी जीत गए यहां से, इतने केंद्र में सबसे ज्यादा मंत्री हैं जो यहाँ के हैं ताकतवर, प्रधानमंत्री भी यहाँ से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को मिला क्या? किस जिले में क्या दे दिया? अगर एम्स को जमीन न देते तो शायद गोरखपुर में एम्स नहीं बन पाता। वो एम्स को जमीन समाजवादी लोगों ने दी है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कम से कम मुझे बताएं कि किस जिले में कोई बड़ा फैसला लिया, आम जनता के लिए कौन सी बड़ा फैसला ले लिया जिससे आम जनता को राहत पहुंची है, या वो महसूस कर रही कि हाँ, केंद्र सरकार की इस नीति से ये लाभ होने वाला है। कभी आपने सफाई के बहाने झाड़ू पकड़ा दिया लोगों को, कभी योगा करा दिया आपने। और हम तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमने तो बहुत करीब से बहुत से मुद्दे देखे हैं। तमाम बीजेपी के लोग केवल गाय और भैंस के पीछे थे। अरे कम से कम हम लोगों ने एम्बुलेंस चला दी अब कि अगर किसान की, गांव में रहने वाले की भैंस या किसी की तकलीफ होगी तो डॉक्टरों से भरी हुई एम्बुलेंस उसके गांव में पहुंच जाएगी और जानवर का भी इलाज करेगी। अच्छा, ये बताइए कि बीच इलेक्शन में बजट पेश किया जा रहा है, इसका डर नहीं आपको? इसीलिए मैंने कहा कि अलायंस के बाद बजट भी अच्छा आएगा। ये कांग्रेस और समाजवादियों के अलायंस के बाद देखना, आपका बजट कम से कम अच्छा आएगा।
ये कम से कम मैं जनता को भरोसा दिला तो सकता इसको क्या कहा जाए, ये धीरे से धमकी दी जा रही है उनको क्या? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि हमारा बजट अच्छा था, कम से कम हमारी बजट की चीजें को शामिल कर लो तो शायद जनता को और लाभ मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार को ऐन चुनाव के बीच में बजट को टालना चाहिए था? ये फैसला क्योंकि मैं नहीं ले सकता हूँ, कई बार कुछ तारीखें पहले से तय हो जाती हैं और फिर चुनाव आयोग तय कर सकता है। हालांकि अगर चुनाव आयोग और कोर्ट है उसके 2012 में टाला गया था। अब मैं ये क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल और उन चीजों का, क्योंकि तारीख पहले से तय है कि बजट इस दिन आएगा तो शायद नहीं रोक सकता कोई। अच्छा अखिलेश जी, आपको एक बात शायद पता नहीं आप उसको कैसे लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप और मोदी बहुत चीजों में समानांतर हैं। आपने भी पार्टी लड़के ली, उन्होंने भी पार्टी लड़के ली। आप भी अपने ही एक नेता हैं अकेले और कोई नहीं है, वो भी वैसे ही है। सरकार और पार्टी के बीच में आपके चेहरे के अलावा कोई नहीं है, वहां पे मोदी जी के चेहरे के अलावा कोई नहीं। उन्होंने आडवाणी जी को मार्गदर्शक बना दिया और आपने मुलायम सिंह जी को संरक्षक बना दिया। तो जब आपका कंपैरिजन इस तरीके से होता है तो क्या लगता है आपको कि क्या सही आप उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं क्या? मैं इस बात को कह सकता हूँ और यकीनन इस बात को कह सकता हूँ, किसी न किसी बीजेपी के लोगों ने कहा होगा ये बात। ये बीजेपी के अलावा कोई कह नहीं सकता। लेकिन आप भी विकास की बात करते हैं और वो भी विकास की बात करते हैं। ये बीजेपी के अलावा कोई बता नहीं सकता। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों से कहूंगा कि ये व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए या मैसेज और आए उनसे बड़ा सावधान रहना। पर ये तो सामान्य सी बात है ना, कोई भी सिमिली ड्रॉ कर सकता है। लेकिन एक बात बताइए, विकास की बात वो भी करते हैं और विकास की बात आप भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तो है ना? मैं ये कह सकता हूँ उनका विकास हवा में दिखाई देता है। हवा में न दिखाई देता हो तो बताएं कि यूपी में क्या हुआ है। कम से कम एक्सप्रेस वे दौड़ता दिखाई दे रहा है, सड़क बनी है। आपका जो एम्बुलेंस है वो दिखाई दे रही है। पुलिस के लिए 100 नंबर शुरू किया है। शायद देश में इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने इतने बड़े पैमाने पे पुलिस को ये सुविधा दी है, आम लोगों को राहत दी है कि अगर कोई फोन मिलाता है तो एम्बुलेंस पुलिस 5 या 10 मिनट में उसके घर पे पहुंच जाती है। तो ये सुविधाएं जो दी हैं, ये जो विकास का रास्ता खोला है, शायद ये बीजेपी का विकास का रास्ता नहीं है। अगर होता तो 3 साल में दिखाई देता। आपको 14 बजट पेश होने जा रहा है। मोदी जी का डर सबको सता रहा है ना। आपने भी गठबंधन, तो मोदी जी जब 2014 में इस तरीके से डंके की चोट पे आए तब आपने लगा होगा कि आपको भी लगा होगा कि ये अब सियासत जो है वो दूसरा रूप ले रही है। मैं ये कहता हूँ ये डर नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कोई चूक न हो जाए। जब हम बहुमत की सरकार ही बना रहे हैं तो अगर 300 से बना लेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो 300 का आंकड़ा पार कर लें, इसलिए बहुमत मतलब इसलिए 2 दल एक साथ आए। मोदी जी का डर नहीं है आपको क्या? सब समाजवादी लोगों को और उत्तर प्रदेश की जनता को बिल्कुल भी डर नहीं है। और अभी चुनाव आएगा, सामने आ जाएंगी बातें। जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिल जाए। मैं एक और बात आपको बोलती हूँ, 2014 में भी मोदी जी एक्सप्रेस वे और मेट्रो की बात कर रहे थे, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो मैं तो बार बार यही सोच रही हूँ, आप भले भाजपाई बोले लेकिन दिख तो ऐसा ही रहा है। देखिए, उनके मॉडल से और हमारे मॉडल की तुलना नहीं हो सकती। हमारा ये संतुलित और हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने वाला विकास का रास्ता है। ये संतुलित विकास का रास्ता है, जहां अगर हम शहरों को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं, वही गांव कैसे खुशहाल उस रास्ते पे भी ले जा रहे हैं। आप तो ये भी कह सकते हैं कि अमूल आ गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी के लोग लाए होंगे। शायद बीजेपी की सरकार ही नहीं आई थी, उससे पहले अमूल आ गया था। और अमूल इसलिए भी आया था कि वो देख रहा है कि बाजार उत्तर प्रदेश का बड़ा है, यहाँ दूध का उत्पादन ज्यादा है और वहीं पराग अमूल से पुराना है। अगर रिवाइव करने का काम किसी ने किया पराग को, तो समाजवादी लोगों ने किया। इसलिए कहीं किसी तरह की तुलना नहीं है। न हमारा मॉडल कोई उनके मॉडल से मिलता जुलता है। हमारा मॉडल ऐसा है कि जिसमें गरीब किसान से लेकर के शहर में रहने वाले लोगों को भी लाभ पहुंचाएं। मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की, शायद बहुत सारे गांवों के लोग नहीं समझते डिजिटल इंडिया। हमें बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने डिजिटल इंडिया के लिए क्या काम किया है। भाषण तो दे दिया कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। आप कहते हैं मोबाइल से बैंक ऑपरेट हो सकती है।
तो मैं कहता हूं कि कोई गांव, कोई मोहल्ला नहीं बचा जिस मोहल्ले में या गांव में हमने लैपटॉप ना पहुंचा दिया हो। अगर आप मोबाइल से बैंकिंग कर सकते हो तो हमारे लैपटॉप से बैंकिंग क्यों नहीं कर सकते हो? उसके लिए इंतजाम कहाँ है आपका? अच्छा, तो इसलिए जो उनके बातें हैं वो हवा में हैं, नारे हैं। लेकिन आपने भी अपना जो विकास का मॉडल या जो विकास का पहिया था उसे तेजी से तभी दौड़ाया जब अब 2014 में मोदी जी से हार गए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि सरकार बनने के तो बाद आप 2 साल, क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो पिछले 2-2.5 साल से ज्यादा निखर के आया है सामने। उससे पहले तो वो कहीं छुपा हुआ था। वो इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जब सरकार में हम आए उस समय जो पूर्व में सरकार थी, जो पत्थर वाली सरकार, उसे स्मारक बनाने में बड़ा शौक था, हाथी लगाने में पैसा खर्च हो रहा था, बड़े बड़े ऐसे फैसले लिए गए जिसमें पैसा लगा दिया गया जिसका कोई जनता से आप लेना बुआ देना जी को नहीं। रोक सकते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुआ थी, आप उनको बोल सकते थे बुआ रुको, इस काम को मत करो। अब मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि हमारा पद थोड़ा बढ़ गया है, अब मामला वो वाला नहीं बचा है। लेकिन अभी जब आप अपनी घोषणा पत्र को जारी कर रहे थे कल, तो वहां पे नारे कुछ और लग रहे थे। वहां नारे तो यही लग रहे थे कि 2017 के बाद 2019 की तैयारी है, मोदी के बाद अखिलेश की बारी है। इसे क्या समझा जाए? मैं मतलब 2019 का ये सेमीफाइनल है क्या? ये मैं ऑन रिकॉर्ड और इतने लोगों के सामने कह दूं कि हमारा कोई सपना 2019 का नहीं है। हमारा तो नहीं है, हमारी पार्टी का हो सकता है, हमारी पार्टी का नेताजी के लिए तो हो सकता है, लेकिन हमारा कोई सपना नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में ही खुश हैं और हम तो ये मानते हैं, इतिहास से जाना है कि जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहता है वो ज्यादा उत्तर प्रदेश में काम कर सकता है। तो आपका सपना मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने का है क्या? मैंने तो एक बार कहा था बहुत पहले, वो रिकॉर्ड पे बात कही थी और शायद वो बात आएगी सामने जब समय आएगा। ये तो अभी 30-35 दिन का ही मामला है, केवल वोट पड़ जाए, रिजल्ट आ जाए, सरकार बन जाए, उसके बाद आगे की बात कैसे होगी आज नहीं कह सकते। कल क्या होगा आज नहीं कह सकता मैं। लेकिन समाजवादियों का सपना बड़ा हो सकता है और समाजवादियों का हमेशा सपना बड़ा रहा है और बड़ा सपना ना होता तो शायद ये काम हम लोग नहीं कर पाते। तो क्या ये आज कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी 2019 में कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जिसका भी नाम उधर से आए उनको सपोर्ट करेगी? अभी तो केवल समाजवादियों का एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय में बहुमत की सरकार और अलायंस की सीटें 300 से ऊपर जीते। अभी रोकने के लिए ये जो बीजेपी वाले लोग हैं और पत्थर वाली पार्टी के लोग कुछ न कुछ साजिश करेंगे। कहीं ये दोनों दल न मिल जाए, कम से कम हम लोगों को ऐसी गिनती लानी है कि दोनों दल मिलकर भी सरकार न बना लें। इसलिए गिनती हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये जो पत्थर वाली जो पार्टी आप जिनको कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो समाजवादी पार्टी है इनके तो कुनबे में लड़ाई हो रही है और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मुसलमानों आप संभल जाओ, इनके कुनबे में लड़ाई हो रही है, इसलिए वोट हमें दो। देखिए, विचार में यहाँ जितने बैठे लोग हैं, अभी मैं आपके साथ चाय पी रहा था, आप ही लोग, दोनों लोगों के विचार अलग अलग थे। यहाँ जितने लोग बैठे, घर में हो सकता है सबसे विचार न मिलते हो, यहाँ जितने बैठे लोग हैं, इसलिए विचार अलग हो सकते हैं और अलग अलग विचार अगर कोई रखता है कि वो जनता फैसला लेगी, पार्टी के लोग फैसला लेंगे। लेकिन मायावती जी तो ये खुले तौर पे बोल रही है ना, मुस्लिम्स को वो एड्रेस कर रही है। कोई विकास का काम ही नहीं है बताने को। क्या वो ये बताएंगे कि 9 साल से हाथी खड़े ही हैं, अभी तक नहीं बैठे? अब बैठे वाले हाथी खड़े ही नहीं हुए, शिकायत किससे करेंगी? कौन मानेगा ये शिकायत उनकी? उन्होंने कोई काम किया हो तो बताएं। लेकिन उनके समय में सुरक्षा की बात हो या उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, ये सब बहाने हैं। हाँ, उनका ये सब बहाने हैं। तो इसमें बढ़िया है। मैं ये कहता हूँ, वो महिला थी, महिलाओं के लिए कितनी स्कीम लागू की उन्होंने। मैं आज कहता हूँ ये 100 नंबर है पुलिस का और इसके उदाहरण अच्छे हैं और जो आंकड़े आए उस पर एनालिसिस करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। कम से कम वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का समाज में जो घटनाएं हैं, क्योंकि 100 नंबर मौके पर पहुंच रही है, 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में। और मैं ये दावा करता हूं आने वाले समय में ये अगर आज 4000 गाड़ियां हैं,
अगली बार समाजवादी सरकार बनेगी 1000 2000 गाड़ियां और बढ़ा देंगे। मैं ये दावा कर सकता हूँ, कोई भी भाग नहीं सकता। एक बार जानकारी आ गई, जानकारी मिल गई तो शायद ही चोर या बदमाश भाग पाएगा, वो मौके पर पकड़ा जाएगा। और लखनऊ एक उदाहरण है, एक घटना हुई जिसमें डॉक्टर ने फोन किया, 4-5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई, तमाम जो वो लोग थे पकड़े गए, बांग्लादेशी लोग थे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि बांग्लादेशी लोग उत्तर प्रदेश में आ जा रहे हैं, हमारी बॉर्डर पे, सीमा पे लोग क्या कर रहे हैं, वो सीमा वाले लोग क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल कई बार बड़े बड़े हैं। चलिए आपसे, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पे जितना समाजवादियों ने काम किया, अच्छा काम किया, उतना किसी सरकार ने किया। हम कहते हैं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी थी। अगर हमारा 100 नंबर जो चालू हुआ है, शायद देश में कहीं ऐसा हो, इतनी बड़े पैमाने पे व्यवस्था हो तो कोई हमें बता दे। और जो लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहा है, हम तो कहेंगे, चाहे वो बीजेपी वाले लोग हों, चाहे पत्थर वाली सरकार हो, वो कम से कम 100 नंबर की जो हमने सेंटर बनाया है उसको जाकर के जरूर देखना चाहिए। उससे उन्हें अनुभव होगा कि शायद इससे बेहतर काम कोई सरकार नहीं कर सकती। अच्छा ये बताइए, आपसे एक थोड़ा टफ सवाल पूछ लेती हूँ कि जब पार्टी आपकी हो गई पूरी, तो फिर आप शिवपाल जी के लोगों को चुन चुन कर क्यों काट रहे हैं? तो उनका टिकट आप इस असेंबली में क्यों काट रहे हैं? ये पार्टी क्यों मेरी आप, नहीं है। आपके इतने सीनियर अंबिका चौधरी बीएसपी में चले गए, क्या बात है? पहली बात तो ये पार्टी मेरी नहीं है, इसका मालिक मैं नहीं हूँ। जितने कार्यकर्ता हैं वो सब मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात है, और ये बात सबके दिमाग में होनी चाहिए, दिल और दिमाग में सबके ये बात है, हम समाजवादियों के, कि ये पार्टी नेताजी ने बनाई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे अंदर, किसी कार्यकर्ता के अंदर नहीं है। अब जो लोग चले जाएंगे, मान लो, उनको हम बुलाने थोड़ी जाएंगे। कोई अगर दूसरे दल में चला जाए, किसी को बुआ अच्छी लग रही हो तो चले जाए बुआ के पास, देखते हैं बुआ कितना प्यार करती है उन्हें। पर वो एक दिन देखना बुआ के डर से भाग करके आएंगे, शायद हमें ही लेना पड़ेगा उन्हें क्योंकि वो माहौल नहीं है बुआ के यहाँ, जिस माहौल की उन्हें आदत पड़ी हुई है। कुछ लोगों को 10, 15, 20 दिन, 30 दिन के लिए तो गए हैं, शायद उसके बाद देखो किस दल में जाते हैं। लेकिन वो आपके पिताजी के, मुलायम सिंह जी के बहुत करीब रहे हैं, अंबिका चौधरी उनके खास कॉन्फिडेंट। देखिए ये तो उनके जाने से विधानसभा के लोग, झटका लगा होगा, उस जिले के लोग, उस विधानसभा के लोग बेहतर समझते होंगे। कोई बात, इतने बड़े नेता नहीं है कि जो हम और आप उनके बारे में डिस्कस करें। सबसे बड़ी बात तो ये है। क्यों आप लोग जो आपके साथ नहीं, आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सभी आपके पिताजी के साथ और करीबी मैं रहे हैं। मुबारकबाद देना हूं, हमारी बुआ के साथ गए, और मुबारकबाद, और तरक्की करें खुश रहें उनके साथ। अच्छा, अगर किसी और को भी लेके जाना है तो उनको भी ले जाओ साथ। तो अब ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी जो है उसमें जय जय अखिलेश होता रहेगा। देखिए ये कार्यकर्ताओं का हौसला है, जिसे कहते हैं वो। अच्छा मैं ये ये बात कहूँ, नए साल पर 31 तारीख की रात को यहाँ समाजवादी लोग थे, कार्यकर्ता थे, आम लोगों ने या जो नौजवान थे वो झंडा लेकर के नया साल मना रहे थे। तो क्या ये जरूरी नहीं कि मैंने कहा हो नया साल मनाओ झंडा लेकर के समाजवादी पार्टी का? वो अपने आप अपनी खुशी से, अगर उन्होंने नारा बनाया है, यहाँ जितने बैठे नौजवान हैं, मैं समझता हूँ ये नारा हमने नहीं बनाया, वो नौजवानों की खुशी है, उन कार्यकर्ताओं की खुशी है, उन्होंने अपने आप बनाया है नारा। एक और नारा चल रहा है, सपा में यदि रहना है तो जय जय अखिलेश कहना है। शायद जितने समाजवादी साथी हैं और जो करीब से मुझे जानते हैं, शायद वो नारा ये मान ही नहीं सकते। ये नारा नहीं, ये बीजेपी ने बनाया ये वाला नारा। अच्छा, ये आप सीधे आप जिस चीज से अग्री नहीं करते उसको बीजेपी के ऊपर डाल देते। इसलिए कह रहा हूँ कि ये नारा समाजवादियों का बना नहीं हो सकता। आज इससे पहले जितने सारे आपके सीनियर मंत्री थे जो लोगों को टिकट दिलवाते थे, वो खुद आज बेचारे अपनी टिकट के इंतजार में बैठे हुए हैं। आप ही ने कहा कि वो दूसरे दल में चले गए बुआ के पास। एक चले गए, लेकिन और तमाम बेचारे राह देख रहे हैं कि कब हमें टिकट मिलेगा। नहीं, टिकट का एक मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं तय करता हूँ, जिले से बहुत सारे लोग अपनी राय देते हैं। कई बार सीनियर लीडर्स और जिले के जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं वो समय समय पर अपनी बात बताते हैं। और आजकल तो इतना आसान हो गया है, कभी कोई मैसेज करके बता रहा है, कभी कोई व्हाट्सएप करके बता रहा है,
आज बहुत ट्रांसपेरेंट है चीजें। अगर हम कुछ छिपाना चाहें शायद नहीं छिपा सकते। गांव में बैठा कार्यकर्ता जानता है कि क्या हो रहा है। कोई इंफॉर्मेशन फ्लो करानी है, शायद पहले समय लगता था, आज समय नहीं लगता है। कुछ ही सेकंड में कोई चीज गांव तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए आज फीडबैक, इंफॉर्मेशन और पार्टी का कम से कम जो हमारा कार्यकर्ताओं का कैडर है, कई बार वो भी राय देता है। कई बार परिस्थितियां होती हैं ऐसी, कई बार समीकरण ऐसे होते हैं, कई बार उस व्यक्ति का अपना प्रभाव ऐसा होता है कि मजबूरी में हमें उसी के साथ खड़ा दिखाई देना पड़ता है। अच्छा, अब बहुत सारी खबरों के बाद खबरिया चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिसे अखिलेश जी मैं रोक नहीं सकती, मुझे तो पूछना ही पड़ेगा। आपके यहाँ पर इतना बड़ा पारिवारिक झगड़ा हुआ, क्या नेताजी आपसे वाकई नाराज हैं? मैंने कई बार इस बात को कहा कि नेताजी समाजवादी हैं और अगर उन्हें नाराजगी है, गुस्सा है, तो वो शायद मंचों से भी उन्होंने कहा है। कभी ये बात छिपाई नहीं उन्होंने कि घर में कुछ और बात कहें, मंच पे कुछ और बात कहें। इससे कुछ बातें थीं, वो बातें खत्म हो गई। और मैंने कई बार कहा, क्योंकि उन बातों को दोहराना नहीं है मुझे, मैंने एक ही बात कही, पार्टी कार्यालय में भी कहा, व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि नेताजी सबके नेता हैं और नेताजी जिन पे भरोसा करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें सच बताएं। अगर नेताजी किसी पे भरोसा करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सच बताएं। इसलिए अब पुरानी बात नहीं, हम लोगों को कहीं उलझना नहीं है, नहीं तो फिर टीवी चैनल के लोग यही कहेंगे कि हम जानबूझ के झगड़ा कर रहे हैं। हम लोगों को चुनाव में जाने दीजिए। रथ बहुत दिल रुका पड़ा रहा और रथ नहीं चला पाया मैं, ये मुझे अफसोस भी है उस बात का। लेकिन अब कम से कम चुनाव में हम लोग जा रहे हैं और पूरे मन से जा रहे हैं, और इस मन से जा रहे हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर जनता को समाजवादी सरकार देंगे, जिससे कि उनके बीच में और अच्छा काम कर सकें, इन कामों को और तेजी से आगे बढ़ा सकें। लेकिन एक सवाल तो इससे बनता है अखिलेश जी कि नेताजी आपसे नाराज रहे, लेकिन बेचारे पिस गए इसमें चाचा, बाप और बेटे की प्रॉब्लम में पिस गए चाचा जी। मैं इन सवालों का क्या जवाब दूं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए जवाब नहीं है कोई, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो चुका है। कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहस दोबारा छिड़ जाए कोई बात को लेकर के। इसलिए घोषणा पत्र हमने लागू करने के लिए जनता के बीच में रख दिया है। जो हमारा घोषणा पत्र, अब केवल उसी पे बात करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं घोषणा पत्र पूरा पढ़ सकता हूं अभी यहाँ पर। लेकिन अच्छा चलिए, एक बात तो बता दीजिए कि आने वाले चुनाव में चाचा जी की कुछ भूमिका होगी कि नहीं होगी? देखिए, ये मेरा, आपका, चाचा का, भतीजे का, किसी का, ये सिद्धांत सबका है। जिसको लगे कि ये समाजवादी सिद्धांत गरीब, किसान, अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान भाइयों के साथ है, तो उन्हें इस लड़ाई में आना चाहिए। कोई हो, कोई भी समाजवादी सिद्धांत को अगर समझता है तो मैं समझता हूँ इस लड़ाई में समाजवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाएगा। लेकिन क्या आप खुले दिल से, बिना किसी मन मुटाव के, चाचा जी वापस आए तो उन्हें आप उनका आशीर्वाद लेंगे और उनको फिर काम में जोड़ेंगे? देखिए, सवाल दो हैं, एक राजनीतिक सवाल हो गया और एक रिश्ते वाला संबंध है। रिश्ते वाला संबंध कभी नहीं टूट सकता। हाँ, राजनीतिक सवाल कोई है दाएं बाएं आगे पीछे, तो हमारी भी तो अपनी विचारधारा है, हमारा भी तो अपना कोई सिद्धांत है। इसलिए अब केवल चुनाव के बारे में हम सोच रहे हैं कि कैसे चुनाव के बीच में जाएं। इतने प्रत्याशी घोषित कर दिए, बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, उन्हें मनाना है। जिनको टिकट नहीं मिल पाई उनको भी मनाना है, और कम से कम उनका भी सहयोग मिलेगा तो पार्टी को अच्छी ताकत से हम लोग जीत करके आएंगे। इसलिए अब पूरा ध्यान हमारा चुनाव पे है कि पहले चरण के कम से कम पर्चे कल खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं भर सकता है। पहले चरण का प्रचार बहुत तेजी से शुरू होने जा रहा है, और एक बार प्रचार शुरू हो गया तो समय किसी नेता के पास नहीं है, क्योंकि इतने कम समय में पूरे उत्तर प्रदेश में जाना है। इतनी विधानसभाओं कैसे कोई जा पाएगा? इसलिए हमारी कोशिश होगी जितनी ज्यादा जगह पहुंच जाएं, ये बड़ा काम होगा कि शायद सबके जहां पहुंच पाए। अच्छा, एक आपके और चाचा है अमर सिंह जी, उन्होंने कल ये कहा कि मैं छुट्टा सांड हूं, जहां हरा चारा देखूंगा वहां चरूंगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
वैसे अंकल तो अच्छे थे, ये बातें क्यों कर रहे हैं ऐसी? पर कर रहे हैं। अंकल को शायद नेफ्यू से कुछ प्रॉब्लम तो है ना, सीरियस प्रॉब्लम। नेफ्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें। हाँ? नहीं, नेफ्यू से कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं। उन्होंने तो खुलेआम इसे कहा है कि मैं छुट्टा सांड हूं, मतलब इस तरीके की भाषा भी नहीं, अंकल ऐसा चेतावनी कह है नहीं क्या? सकते। अरे ये चेतावनी उन्होंने कल दी है क्या? धमकी है क्या? नहीं, धमकी नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अंकल ये नहीं कह सकते। अंकल ये नहीं कह सकते ना, क्यों? मुझे लगता है ये बात, अरे मैं अंकल को जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं कह सकते। अंकल ये बात नहीं कहते, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। जहां तक मेरी समझ कह रही है, वो यही कह रही है कि अंकल ऐसी बात नहीं कह सकते। लेकिन क्या इसे माना जाए कि उन्होंने आपके लिए या परिवार के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए कोई चेतावनी दी है इस तरीके के शब्द को कहकर? मैं समझता हूँ वो चेतावनी कभी नहीं देंगे, वो हम सबसे प्यार करेंगे बहुत ज्यादा। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई आपको के बार बार मिर्ची दे रहा और आप उसको आइसक्रीम पकड़ा रहे, ऐसी थोड़ी बात होती है। मैं कह तो रहा हूँ आज से। हाँ, तो आपके जो चाचा जी हैं राम गोपाल प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा था ना कि उनको देखिएगा उनके आते ही क्या होगा पार्टी में, तो पार्टी में तो दिख गया क्या हुआ। अब क्योंकि चुनाव पे फोकस है हमारा, और मैं अब अगर आपने दूसरा सवाल और पूछा तो मैं अपना घोषणा पत्र पढ़ने लगूंगा। आप बहुत पतली गली हो रहे हैं, ये पतली गली नहीं चलेगी। आज आप पहली बार यहाँ आए हैं तो कुछ सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेगा। मैंने अब घोषणा पत्र निकाल लिया है। अच्छा, ऐसा है, हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन है, वो वहाँ से आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, चूंकि आप पब्लिक फिगर हैं तो कुछ पर्सनल चीजें भी लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक बहुत एडवर्टीजमेंट जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया, वो हम लोग देखते हैं टीवी पे, जिसमें आप अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, शायद आम जनता भी सोच रही होगी, इतने दिन तक जो घर में होता रहा, आप लोग एक ही घर में थे, कभी बेटे ने आपसे पूछा कि दादाजी आपसे नाराज क्यों हैं? पापा आप दादा से नाराज क्यों हैं? कभी पूछा ईमानदारी से? मतलब लोग जानना चाहते होंगे। नहीं, मैं दूसरा सवाल सोच रहा था।